गुड इवनिंग बच्चों। क्या आप सब लोगों ने चैप्टर रिवाइज किया? हमारी जो क्लास हुई थी प्रीवियस क्लास, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर ही बच्चों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखो, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो वाली सब्सटेंसेस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स के अंदर भी हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। पहले तो मेटालिक कंडक्टर्स, जैसे कि कॉपर की वायर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो एक तो हो गए मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर्स। दूसरे हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? ये कौन बताएगा कि व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ गुड इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? मैम क्योंकि सॉल्यूशन में अपने आयंस में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है। कि अगर हमने HCl लिया तो HCl, ये लाइट कलर है कि नजर आ रहा है? आ रहा है नजर। HCl जो है पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाता है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये कटायन है, कटायन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड, अनायन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इजिली। सो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो एसिड, सॉल्ट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4, बेस जैसे कि NaOH, KOH, सॉल्ट NaCl, MgCl2, ऑल ऑफ दीज आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर हमने सॉल्यूशन में इनमें से कोई सब्सटेंस लिए और बल्ब लगा दिया सर्किट में, तो बल्ब एकदम फुल इंटेंसिटी से ग्लो करता है, ठीक है, ब्राइट इल्यूमिनेशन होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि वीक एसिड CH3COOH, ये वीक एसिड है। ये डिसोसिएट तो होता है अपने आयंस में, लेकिन थोड़ा सा ही डिसोसिएट होता है। मतलब अगर मैंने 100 लिए तो 2 या 3 ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। 100 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स ने ही डिसोसिएट होके 2 एसिटेट आयंस और 2 H प्लस आयंस बनाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा लेकिन कम। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि बल्ब जो है ना बहुत ब्राइट ग्लो नहीं करेगा, फेंट ग्लो करेगा, ठीक है। वीक एसिड, वीक बेस, तो ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये डिसोसिएट होकर NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे यूरिया, यूरिया आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। और कोई एग्जांपल बताओ बच्चों? शुगर, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? सुक्रोज। हाँ, ये सुक्रोज था, ऐसे ग्लूकोज लिख सकते हैं। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स। बेंजीन भी ले सकते हैं क्या बेटा? मैम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बेंजीन भी तो आ सकता है। हाँ, बेंजीन भी आ सकता है, यस, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? यस मैम। ये बहुत एकदम बेसिक सा है। मेन इसके अंदर हमें कोई रॉश लॉ पढ़ना है, तो ये बस उससे पहले की सिंपल से है। एज पर NCERT, तो
तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसके Yes, अंदर ma'am. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, मतलब किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी कंडक्शन कितनी अच्छी होगी, वो डिफरेंट फैक्टर्स हमने लिखे हैं। पहला, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वीक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी, ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ द आयंस, अगर उनका साइज बहुत ज्यादा होगा तो फिर उनकी कंडक्टेंस, उनकी मूवमेंट कम हो घट जाती जाएगी. है, तो लेस इज देयर Less. कंडक्टेंस, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। NaCl को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो मस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन NaCl को आप बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही नहीं सकता है, राइट। Yes, तो ma'am. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट प्रेफरेबल है, नॉन पोलर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कितना थिकनेस, गाढ़ा, मतलब सिंपल उसमें बोलो तो, है ना। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस वो कम होगा, करेक्ट। Yes, ma'am. ओके, ये तीन हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अभी चौथा पॉइंट, ठीक है, जहां से हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी, जिसको हमको डिटेल में डिस्कस करना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl, उसका सॉल्यूशन है, अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब NaCl के आयंस, मतलब वो बहुत सारे प्रेजेंट है, Na+ और Cl- के बहुत सारे प्रेजेंट है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा है तो उसकी ना कंडक्टेंस कम हो जाएगी। रीजन बीइंग, क्योंकि आयंस Na+ और Cl- के इतने सारे प्रेजेंट है ना, तो Na+ और Cl- इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये आपस में जुड़कर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे, सोडियम को तो कैथोड पे जाना है, क्लोराइड को तो एनोड पे जाना है, इंस्टेड Na+ और Cl- इतने सारे कि वो आपस में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये वाला Na+ है तो यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl-, यहाँ Cl-, तो सब जगह Na+ Cl- से घिरा हुआ है। फिर ये Cl- बहुत सारे Na+ से घिरा हुआ है। तो इतने सारे Na+ और Cl- है कि वो आपस में, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हाई है कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेंगे। ये चीज समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब इसी में सुनो, इसी में हमने क्या किया, अब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जगह NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेती हूँ। डाइल्यूट ले लिया तो सोडियम क्लोराइड कम है, वाटर खूब सारा प्रेजेंट है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब Na+ जो है ना, वाटर 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 ऐसे सब जगह वाटर से घिर गया। यहाँ पर Cl- वाटर 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 ऐसे Water. खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल से घिर गया। तो हुआ क्या ना, वाटर इतना सारा प्रेजेंट था तो वाटर ने ना Na+ और Cl- के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। अब सोडियम भी दूर हो गया, क्लोराइड भी दूर हो गया, आपस में एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ये मस्त आराम से जो है कैथोड एनोड की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा राइट। होगी. तो Yes, मैं Yes, इस ma'am. ma'am. चीज को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, Come. और कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब कि डाइल्यूट है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस केस में Tense ज्यादा. कंडक्टेंस
ज्यादा है समझ में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ma'am. बात जब भी हमने करी तो अब Yes, ऐसे ma'am. ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं नो मैम नो मैम। है ना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, जब भी हमारा CH3COOH का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है और वाटर कम है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ना डिसोसिएशन कम हो जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिटिक एसिड को तो टूटना था ना, CH3COOH को टूटना होगा इनटू CH3COO माइनस CO माइनस प्लस H plus. मतलब H plus. एसिटेट और H प्लस आयंस में। अब अगर एसिड वीक है, पहले ही वो टूटना नहीं चाहता है, और जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गई एसिटिक एसिड की, तो उसकी डिसोसिएशन ना और भी ज्यादा कम हो जाती है। ये वाला अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अल्फा इज इक्वल टू KA अपॉन C, याद है? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद हो, अल्फा इज इक्वल टू KA अपॉन C, याद है कि भूले हुए हो? मैम भूल गए। भूल गए तो इसको डिस्कस नहीं करते फिर, ठीक है। तो फिर आप ऐसे ही समझ लेना, अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो एसिटिक एसिड ना डिसोसिएट कम होता है, तो यानी कि कम आयंस बनेंगे, कम Yes, आयंस ma'am. बनेंगे तो कंडक्टेंस कम होगी, कम होगी ठीक है। मैम डिसोसिएट मीन्स डिसोसिएट मतलब टूटना, कि एसिटिक एसिड टूटकर एसिटेट और H प्लस आयंस बना रहा है। यस मैम देखो थैंक इसके अंदर ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही मैं, कि इधर से एसिटिक एसिड से एसिटेट और H प्लस बन रहे हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है ना, एक्चुअली फॉर्मूला भी यहाँ पर ये वाला यही कहता है, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, की वो कितना ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। के जो होता है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो हमारा कांस्टेंट होता है अपॉन C। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब C की वैल्यू ज्यादा, तो अल्फा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। यस मैम डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये अल्फा छोटा हो गया ना, ये चीज समझ में Yes, आती है ना ma'am. मैथ्स में। यस मैम यस मैम तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो डिसोसिएशन कम, डिसोसिएशन मतलब आयंस कम बनेंगे, तो फिर अगर आयंस कम बन रहे हैं तो कंडक्टेंस कम होगी, करेक्ट। यस मैम Yes, यस ma'am. मैम और वही वाली चीज अगर बहुत मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई, बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, तो जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, तो उस केस में ये बहुत इजीली टूट जाता है, ठीक है, एसिटेट और H प्लस आयंस में एसोसिएशन बहुत हाई हो जाती है, कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में फटाक से ये बहुत ज्यादा टूट जाएगा एसिटेट और H प्लस आयंस में, खूब सारे आयंस बन गए तो खूब सारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, करेक्ट। यस मैम यस यस मैम मैम तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी सेम चीज बोल सकते हैं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी, ये स्ट्रॉन्ग के साथ मैं वीक भी लिख सकती हूँ। वीक Yes, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, कंडक्टेंस कम और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ से ही देखो, कंडक्टेंस ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन कम तो कंडक्टेंस ज्यादा डिसोसिएशन कंडक्टेंस ज्यादा ज्यादा होगी। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? यस मैम आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट यस मैम करूं? No, ये वाली ma'am. चीज वैसे 2-3 बारी आज की क्लास में मैंने एक ही चीज बोली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे ना कंडक्टेंस को, रॉश लॉ, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो उसमें सारी चीजें वापस बार बार ही सेम चीज आएगी, इसलिए मैं इसको Yes, डिटेल में ma'am. अच्छा, ये वाला हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने लिख भी रखा है कि प्लीज नोट डाउन करते जाओ बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन कम होती है तो कंडक्टेंस कम हो गई, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाता है, तो फिर से कंडक्टेंस कम हो जाती है। ओके, यस मैम आगे बढ़ो। यस मैम ओके, लास्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर पांचवा फैक्टर है जिसपे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ, NaCl है, ठीक है। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना तो आयंस को एनर्जी मिल गई, अब वो मस्त भागेंगे दूर दूर, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, जो हीट एनर्जी थी आयंस को, हीट एनर्जी को क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, Na+ भी जाएगा, Cl- भी चलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ma'am. केस में। और Yes, yes, ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे 2-4 ही आयंस हो, चाहे कम आयंस है एसिटेट और H+ के, लेकिन वो भी टेम्परेचर बढ़ाने पे उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, मतलब हीट एनर्जी जो मिलती है उसको वो काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज करते हैं और वो मस्त मूवमेंट उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ओके, Yes, ma'am. आगे बढ़ो बच्चों। Yes, ma'am. ओके, अब दो तरह के कंडक्टर्स की मैं बात अभी कर रही थी, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये वाली बच्चों चीजें सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैंने आप लोग के लिए लिख दी थी जैसे कि आप लोग के नोट्स कंप्लीट हो जाए तो आपको स्कूल के एग्जाम में हेल्प रहे, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर वायर की, वो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, Decomposition. ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर वो कॉपर डिकम्पोज नहीं हो रहा है, सिंपली वहां पर जो इलेक्ट्रिक कॉपर की जो कर्नल रह जाती है, पता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल करके एक होता है कि Yes, ma'am. Electron model. यहीं पर मैं बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे कॉपर या कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, ये ऐसे ना खूब सारे वो एटम्स हो गए, जैसे कॉपर की बात कर रही हूँ मैं, तो खूब सारे कॉपर के एटम्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करते रहते हैं, ठीक फ्री है। इलेक्ट्रॉन्स। Yes, हाँ, ma'am. Free इलेक्ट्रॉन्स electron. मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको कर्नल बोलते हैं। कर्नल बोलते हैं, जो ये एटम है ना, Yes, जब ma'am. उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, जो वो इलेक्ट्रॉन इसका इधर से दूसरे उसमें जा रहा है, उसको कर्नल वर्ड यूज करते हैं। कभी देखो कर्नल तो सोचकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या नया वर्ड आ गया, हमने पढ़ा Yes, ही नहीं, ma'am. उसको कर्नल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रखो। तो यहाँ पर मेटल जो है कोई डिकम्पोज नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस अकम्पनीड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब NaCl टूटकर डिकम्पोज कर Na+ और Cl- बना लिया, मतलब वो टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और ये केस में नहीं होता है। आगे बढ़ो बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो ions की वजह ड्यू टू से। मूवमेंट ऑफ आयंस। एक सेकेंड, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, इस केस में मेटालिक कंडक्टर्स के केस में ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस घट जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। Registration बढ़ जाता है. क्या होता है, वो कर्नल ना वाइब्रेट करने लग गए, जब भी हमने हीट किया तो कर्नल वाइब्रेट करने लग गए, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं कर पा रहे इस वजह से। और Yes, ये तो ma'am. हमने Resistance बढ़ डिस्कस जाती किया है. ही, कंडक्टेंस इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज Conductance करती है, increase स्ट्रॉन्ग और करेंगे. वीक दोनों के अंदर, क्योंकि आयंस को एनर्जी मिल गई, वो मस्त ऐसा मूवमेंट कर लेते हैं, करेक्ट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स होती है, कर्नल्स जब भी वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे सॉलिड्स के केस में भी तो बोलते हैं ना, एटम्स Yes. जो उनको अपनी अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो Yes, ma'am. रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स होती है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू विस्कोसिटी, अगर मेरा जो सॉल्वेंट है वो हाईली विस्कस है, गाढ़ा है, थिक है, तो कंडक्टेंस हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। आयंस के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो भी एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है, तो हमारी कंडक्टेंस कम हो जाएगी।
करेक्ट? Yes, ma'am. Yes. ओके, और बस अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब ना हमारे ये वाले 5-6 टर्म्स आप लोग को ऑलरेडी वाली चीजें आती है, बस फटाफट से केमिस्ट्री के हिसाब से, तो फिजिक्स में ही पढ़ी है ना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, तो भी केमिस्ट्री के हिसाब से बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस जो कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के पाथ में हो, कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस हो टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको सिंबल होता है ये ओम्स, स्पीड ब्रेकर जैसा, कि हमारी जैसे कार चल रही है उसका स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो कार की स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे ही करंट के लिए वो स्पीड ब्रेकर रेजिस्टेंस है अपना। ठीक है, Yes. तो ये अपना हो गया ओम्स। ओम्स ही इसकी एसआई यूनिट है। इसको Yes, ma'am. रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। Yes, ma'am. जो रेजिस्टेंस है ये आप लोगों ने उसमें ही पढ़ रखा है, अभी इसको केमिस्ट्री के टर्म से बताते हैं कि आर इक्वल टू रो एल बाय पढ़ा है ना, तो Yes, इसको ma'am. अभी हम इसके केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करते हैं। तो जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक ट्यूब बना देती हूँ और यहाँ पर ये आगे कुछ लगा, ये एक टेस्ट ट्यूब जैसा मान लो, कंडक्टिविटी सेल जैसा समझ लो। ये मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में बच्चों मैंने आयंस रख दिए अपने। अब जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाय, सबको पता है, तो हम केमिस्ट्री में बोलते हैं तो हम बोलते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वहां पर कॉपर की वायर की लेंथ बोलते थे ना आप लोग, या Yes, फिजिक्स में, तो यहाँ पर बोल दोगे L। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, वो कॉपर की वायर का पाई आर स्क्वायर लेते थे, एरिया ऐसे कुछ करते Yes, थे, है ma'am. ना, या 2 पाई आर जो भी लेते हो फिजिक्स में। Yes, ma'am. तो यहाँ पर जो A हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, Yes, तो ma'am. R में रेजिस्टेंस, L अपना डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये अपना L, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो R is proportional to L, inversely proportional to A, तो R is equal to rho Rho. L by A। और ये रो क्या होता है? Resistivity. रेजिस्टिविटी। और IUPAC ने बोला कि हम लोग केमिस्ट्री में इसको कोशिश करेंगे रेजिस्टिविटी ना बोलकर, द बेटर टर्म इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Yes. ये रेजिस्टेंस अपना R और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रो की यूनिट क्या हो जाएगी? Ohm inverse. R inverse. A by Mr. L, Inverse. यानी कि ओम मीटर। Ohm meter. ठीक है ना, Yes, ma'am. है ना, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। केमिस्ट्री के लिए ना सेंटीमीटर यूज करें, क्योंकि सेल अपना इतनी बड़ी थोड़ी हो सकती है, 1 मीटर जितनी, सेल तो छोटी सी होती है ना, तो ओम सेंटीमीटर हम लोग यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. R इज इक्वल टू रो एल बाय, और यहाँ पर ओम। Centimeter. अच्छा, R की यूनिट से यही है ना, ठीक है, रो इज इक्वल टू R ए, ठीक है। ओम सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम? ये जो रेजिस्टिविटी है उसको डिफाइन करने के लिए भी अपना फॉर्मूला तो यही है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एन। Specific resistance या resistivity can be defined as the resistance of the electrolytic solution when area of the electrodes is 1 centimeter square and distance between the electrodes is 1 centimeter। ठीक है, अगर मैं A को कर दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कर दूं 1 सेंटीमीटर, तो रो इज इक्वल टू R हो जाएगा ना। Yes, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यही वाली उसकी, अगर ऐसा स्कूल के एग्जाम में जब भी डेफिनेशन लिखने को आते हैं तो ऐसे करके अपने शब्दों में बना लो कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या सॉल्यूशन जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है
उसको भी हम रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस आए उनकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये डेफिनेशन लिखने के तरीके हैं, जैसे कि अपने हिसाब से आप लोग डेफिनेशन बना लो एग्जाम। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। Yes, तो वहां ma'am. पे यही वो ओम्स का उल्टा कर दिया, ठीक है, इसलिए Ohm इसको inverse. हम बोलते हैं Ohm ओम इनवर्स, inverse. MHO मो भी बोल देते हैं, और Yes, ma'am. केमिस्ट्री में आप यूज करोगे एस, सीमेंस, Siemens. ठीक है। Siemens. तो ये Yes, ma'am. इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल जी, दिस इज इक्वल टू 1/r, R. ओके। और अब इसी के साथ कंडक्टेंस के साथ ही हमारी आ जाती है के, विच इज एक्चुअली कप्पा, के ए पी पी ए, कप्पा। जैसे वो रेजिस्टिविटी का इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिया तो कंडक्टेंस आया, ऐसे ही Yes, कप्पा क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो वो अपना कप्पा कहलाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। जो रो की यूनिट थी, रो की यूनिट ओम मीटर थी या ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ Yes, पर sir. कप्पा की Ohm यूनिट हो inverse, जाएगी meter Ohm inverse. inverse, meter बस inverse. मीटर Meter इनवर्स, inverse. या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स या Inverse. सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली आप याद रखोगे, क्वेश्चन के अंदर कप्पा की यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आप याद रखोगे, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत 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 सिंपल होते हैं, लेकिन यूनिट्स पता होने चाहिए। वो कंडक्टिविटी बोल देंगे, रेजिस्टिविटी बोल देंगे, तो आप यूनिट्स देखकर आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कप्पा लेना है कि रेजिस्टिविटी लेना है। थोड़ी देर बाद मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी यूज करूंगी टर्म, तो आपको यूनिट्स याद रहेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कप्पा इज इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका मतलब है 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के आयंस की जो कंडक्टेंस हो उसको हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, करेक्ट। Yes, Yes, sir. ma'am. Okay. Conductivity of a solution is defined as conductance of a solution जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है एंड एरिया Area है 1 centimeter. 1 1 सेंटीमीटर centimeter स्क्वायर। square. इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1 ml भी लिखा हो सकता है, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के आयंस की जो कंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये सिंपल मैंने कन्वर्जन ऐसे ही डाल दी थी, ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, और यही 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 सीमेंस मीटर इनवर्स। बाय चांस ये आप लोग को कन्वर्ट करना भी आता है ना, हुआ ये लोग कि आप लोग को मैंने वो सिखाई है यूनिट कन्वर्जन, तो आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हो और वरना लिख भी लेना। इसकी कन्वर्जन अगर आप लोग को याद हो, 1 सीमेंस पर सेंटीमीटर था, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, सीएम से सीएम कट गया तो 100 सीमेंस मीटर इनवर्स, Inverse. ठीक है। तो यही वाली वैल्यू आ गई। कन्वर्ट करना भी आता है, अगर भूल जाओ बाय चांस कन्वर्ट करना तो फॉर्मूला में लिखा है। अब इसमें लास्ट सेल कांस्टेंट, जनरली जो है ना हम लोग जो है ना करेंगे क्या, थोड़ी देर में जो क्वेश्चंस आता है ना उसमें करते हैं कि जब मैंने अभी आपको ये तो समझ में आया, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस Conductance ज्यादा होगी. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, तो Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमारा आंसर बदलता जाएगा। लेकिन हमारी जो सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे करके कंडक्टिविटी सेल कंडक्ट कर लेते बना लेते हैं, ठीक है, जिसके बीच में सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पर उसको आगे बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर रखा है, तो हमारा ना इसका सेल कांस्टेंट सेम रहता है। मतलब जो L है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स,
वो हमारा सेम रहता है हमेशा। तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है कि बार बार हमें ये चेंज नहीं करनी। हमने सेल तो अपनी बना ली एक, उसके बाद हम उसी के अंदर मतलब वैल्यूज नई नई निकाल रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। जी स्टार इज इक्वल टू एल बाय, और इसको ना कभी कभी बुक में सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करा होता है। सिग्मा या जी स्टार विच इज इक्वल टू distance between the electrons upon area of cross section. G star is equal to L by A. Okay? Yes, हमने ma'am. 5 टर्म्स देख ली, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। अब एक ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो हमको सबसे ज्यादा यूज होगी, एक सिंपल फॉर्मूला, वो है ये, कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। देखो मैं इसका डेरिवेशन बता देती हूँ। आर अपना था रो एल बाय ए, Yes, ma'am. आर को लिख सकते हैं 1 बाय जी, Yes, ma'am. नहीं, क्योंकि Yes, ma'am. आर था अपना रेजिस्टेंस और जी है अपना कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को 1 बाय जी लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा एल बाय ए। कप्पा इधर ले जाते हैं लेफ्ट में, जी राइट में ले आए, एल बाय ए, और ये जी। बन गया कप्पा इज इक्वल टू जी, एल बाय ए अपना है जी स्टार, जी स्टार। ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू जी जी, इंटू जी स्टार। कप्पा अपनी कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट्स है सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखने के लिए, ठीक है। इसकी तो यूनिट सीमेंस होगी, रेजिस्टेंस का उल्टा Yes, ma'am. ओम इनवर्स या सीमेंस, और जी स्टार क्या है, एल बाय है ना, एल बाय ए क्या हुआ, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो अपना फॉर्मूला यूनिट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ लूं? Yes, ma'am. ओके, ये मैंने इधर सारे के सारे फॉर्मूले एक बार लिख लिए हैं, प्लीज देख लो, नोट डाउन कर लो। मैम कर लिए। ठीक है, बस 2-3 चीजें करवा दूं, इसके अंदर बता दूं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस है। आज शायद हम लोग कोशिश करेंगे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर उठा सकते हैं। यस मैम। ओके, चलो बस इसके बाद इसके बाद एक बैटरीज वाला टॉपिक भी है। बैटरी के अंदर ना वो वाली टॉपिक जो है, वॉल क्लॉक के अंदर कौन सी सेल होती है, हम जो Yes, हाथ में ma'am. जो घड़ी पहनते हैं रिस्ट वॉच में, उसमें छोटी सी सेल होती है, और फ्यूल सेल्स होती है जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह यूज करते हैं, लाइक लांचर सेल। एक हमारे फोन में जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है। वो 4-5 तरह की बैटरीज हैं। उस पे ना एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही एकदम लर्न करने वाला टॉपिक है। ये सारी चीजें करवा दो, फिर वो करवाते हैं, मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। मोलर कंडक्टिविटी, जो हमने अभी कंडक्टिविटी पढ़ी थी ना, कंडक्टेंस जी, कप्पा वाज कंडक्टिविटी जो की थी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है उनकी कंडक्टेंस है ना। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं ऐसे, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। कई बच्चों को ये वाला कंफ्यूजन होगा बच्चों, कभी मैं लिखूंगी लैम्डा ऐसे करके, कभी मैं लिख देती हूँ ऐसे, इन दोनों को लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इनका डिफरेंस सिंपली इतना है, जब भी हम ये वाला बड़ा वाला यूज करते हैं ना, उल्टा वी जैसा, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी ऐसा छोटा वाला लिखता है ना, उसका मतलब आयंस की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. मोलर कंडक्टिविटी, एक बार डेफिनेशन पढ़ो फिर समझते हैं। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे कि 1 मोल NaCl लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आयंस बने उनकी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट,
1 mole of the electrolyte dissolved in कुछ भी पर्टिकुलर वॉल्यूम VmL ले लो, क्योंकि हमारा VmL हम कैसे ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ना, L into A V अपना बन रहा है, ठीक है। तो अरे वो कोडी में बोल रहा था ना, जिसका माइक ऑन है वो प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो, पीछे से आवाज आ रही है बच्चों प्लीज, है ना। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 mole of the electrolyte, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, dissolved in VmL of solution when distance between the electrodes is 1 centimeter। अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि उनके बीच का डिस्टेंस इज 1 centimeter and area of the electrodes is so large that whole of the solution is contained between them। उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सिंपली हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसकी मैं आपको डेरिवेशन बताती हूँ समझने के लिए। जनरली हम जो के कप्पा डिफाइन करते हैं ना, वो कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि अगर 1 ml में 4 आयंस हैं तो उसकी कंडक्टिविटी वही, अगर मैंने 1 ml की जगह 100 ml ले लिया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे ना, तो कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। तो हम लोग कप्पा को जब भी डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कप्पा को। तो इधर जब हमने मोलर कंडक्टिविटी ली, मोलर कंडक्टिविटी को m मोलर के लिए लिख दिया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, ठीक है। कितना ml, हमेशा ml में बात है क्योंकि हमारा जो हम सेल बनाते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में ही लेते हैं, उसमें नहीं लेंगे, लीटर्स में ही लेंगे क्योंकि सेल छोटी सी होती है ना, उसी के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, Yes, ma'am. और यहाँ पर मैं सेंटीमीटर क्यूब में लेना है मुझे, ओके। अच्छा, मैंने ये तो पहले ही बोल दिया कि 1 मोल सॉल्यूशन लेना है, तो 1 मोल अपॉन V लीटर्स, ये दिस इज इक्वल टू m, तो मेरा V लीटर्स को लिख सकती हूँ 1 मोल अपॉन मोलैरिटी। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये V लीटर्स में है 1 मोल अपॉन मोलैरिटी, अब यहाँ पर देखें कप्पा इनटू वॉल्यूम की जगह लिख दिया 1 mole upon molarity. और ये लीटर्स में था, मैंने बोला मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, प्रेफरेंस सेंटीमीटर बिकॉज अपनी सेल छोटी सी होगी, वो मीटर से ऐसा लंबा नहीं हो सकता। इनको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये उसमें बन जाएगा ना ml में, Yes, ma'am. है ना। तो इसको यहाँ ml कर देते हैं, मैंने यहीं पर 1000 लिख दिया, तो इसको 1000 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया कप्पा इनटू 1000 मोलर कंडक्टिविटी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, करेक्ट। ये नोट डाउन करो प्लीज। एक ये था, एक मैंने फॉर्मूला ये याद करने के लिए कहा था, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, Yes, ma'am. है ना। और दूसरा हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, ओके। Yes, आगे ma'am. बढ़ो। हाँ, ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछ लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो हमारा उसके हिसाब से चलेगा, ग्राम इक्विवेलेंस वाले जो थे, तो उस केस में भी कप्पा इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यहाँ लिख लो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स इधर आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मैलिटी। और जैसे मोलर कंडक्टिविटी में था ना, अभी थोड़ी देर में मैं वापस उस स्लाइड पे चलूंगी जहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन इधर ग्राम इक्विवेलेंट वाली जो कंडक्टिविटी होती है ना, उसके अंदर भी हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट का लेते हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितने 1 ग्राम इक्विवेलेंस की वजह से जितनी कंडक्टिविटी है VmL ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हम लोग इसको 1 कर लेंगे, तो V in liters is equal to 1 ग्राम इक्वलेंट अपॉन, और यहाँ पर V in ml को कर लिया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन, वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। क्या ये समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? नो मैम। क्लियर सबको? यस मैम। एक बार ये नोट कर लो, फिर हम लोग वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। डन मैम। मैम डन। तो ये अपना मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी। पहला फॉर्मूला। और इसी के बेसिस पर, अच्छा उन्होंने यहाँ पे यूनिट्स निकाल रखे हैं बच्चों, लैम्डा मोलर इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा की यूनिट होती है, यहाँ लिख सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की तो यूनिट होगी नहीं, मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अभी यहाँ पर तो हम सेंटीमीटर में ना 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो पर सेंटीमीटर क्यूब ये इधर ऊपर आ जाएगा, तो बन गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो जब भी ये वाली यूनिट दिखे तो समझ जाना कि ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है मैम। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की मैंने डेरिवेशन दिखा दी थी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन जिसकी डाइल्यूशन B हो इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है VML सॉल्यूशन का, क्योंकि डाइल्यूशन V है ना, जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, मतलब इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इतना बड़ा है, इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। एट डाइल्यूशन V की बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन V के हिसाब से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। इसकी यूनिट्स क्या होगी निकाल के बताओ। जल्दी से बताओ इसकी यूनिट्स। मैम सेम मतलब मैम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पर यहाँ तो ग्राम इक्विवेलेंस है, कप्पा का लिखा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यस की तो यूनिट होती नहीं, नॉर्मलिटी की क्या यूनिट होती है? ग्राम इक्विवेलेंस यस मैम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है यस मैम। क्लियर? अच्छा अभी मुझे बताओ, कैन एनीबडी ट्राई एंड सॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा मोलर और इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन। एक बार सोचो, डिराइव कर सकते हो क्या? यस मैम। देखो प्लीज। देखते हैं। मोलरता इक्वल टू नॉर्मेलिटी। क्या? फिर से बोलो प्लीज। मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी क्यों? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1000 into कप्पा अपॉन m। मोलैरिटी मैम मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। अरे तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n। भूल गए? याद है? डिराइव करके बताओ। मैम आता है। याद है मैम।
याद है? जिस अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज टेल मी, तो मैं इसको वापस डिराइव करके बता दूं। नहीं तो नहीं है याद। याद याद था? है। अगर याद नहीं है। याद था तो एटलीस्ट देखकर तो याद आ गया। यस मैम। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बेसिक है एकदम, तो मैं 2 मिनट में फटाफट से वापस डिराइव करके बता दूंगी। कोई मैडम पूछना चाहे तो, वरना एक बार डेरिवेशन देखो प्लीज। मैम एक मैम हाँ बेटा, मैम एक क्वेश्चन था ना, वो व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं, तो सॉल्व करके भेज देना प्लीज। दिव्यांशु, सागर, सागर, ठीक है बेटा, भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूँ। ठीक है, इसी पे था। इसी के ऊपर ना? हाँ ठीक है, ठीक है, भेज देना। ठीक है, चलो ओके। ये सबको समझ में आया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1000 into कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 into कप्पा अपॉन मोलैरिटी। अब ये दे रखे हैं, नॉर्मेलिटी को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, और इतना वाला टर्म हमारा बन गया मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन n, n फैक्टर, जिसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। और n फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा ही था। MgCl2 का n फैक्टर क्या होता है? मैम 2, एल्यूमिनियम क्लोराइड का? 3, कैल्शियम फॉस्फेट का? मैम 2। कैल्शियम नहीं। फॉस्फेट का? मैम कर रहे हैं, एक मिनट। एक बार लिखकर कर लो प्लीज। 3 चेक मैम करो एक 2 बार फिर। 2 कैल्शियम फॉस्फेट Ca3 PO4 2, सही लिखा है फॉर्मूला गलत लिखा है? कैल्शियम का +2 होता है वैलेंसी, फॉस्फेट का -3 होता है। मैम 3 फॉर्मूला करेक्ट लिखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो मैम। मैम। हाँ, तो n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। अगर आप 2 बोलोगे तो कैल्शियम के लिए 2 बोला, फॉस्फेट का 3 कहाँ गया? अगर फॉस्फेट के लिए 3 बोलोगे तो कैल्शियम का +2 कहाँ गया? तो हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। कैल्शियम कटायन अपना, उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? इसका +2 होता है कैल्शियम का, +2 into 3 यानी कि 6। फॉस्फेट -3 है तो into 2, -3 into 2 कितना हुआ? 6। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ो। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है, अब हमने कोई सॉल्यूशन बनाया किसी पर्टिकुलर मोलारिटी का, हमको सारी थियोरेटिकल चीजें तो पता है कि कप्पा निकाल सकते हैं हम, कप्पा पता है, मतलब कप्पा पता है हमको, जी पता है, सेल कांस्टेंट पता है, सब चीजें पता है, रेजिस्टेंस सब कुछ पता है, लेकिन हम ऐसा उसकी निकालेंगे कैसे? हमें मोलारिटी पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है, मतलब इन सबके फॉर्मूले पता है, लेकिन हमें सबसे बेसिक जहां से हमने शुरू किया था कि रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू वो कैसे निकालेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज हमको फॉर्मूले सारा पता है, थ्योरी सारी पता है, बट प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हमको एक्चुअली में जानना हो कि मैंने एक ये कंडक्टिविटी सेल बना रही हूँ तो मैं उसका निकालूंगी कैसे, सॉल्यूशन की फाइंड आउट कैसे करूंगी, रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी है वो, तो उसके लिए हमारे पास ना 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये कि कोई सॉल्यूशन, मैं इतनी देर से ये ऑलरेडी यूज कर रही थी, ठीक है, तो अभी इसका रीजन बता रही हूँ क्यों मैं बार बार ऐसे करके सेल ले रही हूँ। हम लोग कोई भी सॉल्यूशन जो हमारा होता है उसकी अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में उसको लगाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना अपना जो ये वाला, यस मैम, फिजिक्स में पढ़ा है। यस मैम। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो ऐसा करके कुछ Yes, ma'am. बनाते हैं। एक सेकंड, Yes, ma'am. ऐसे एक रेक्टेंगल 4 रजिस्टर मैम। है ना, Yes, और ma'am. रेक्टेंगल में बीच में बीच में बीच गैल्वेनोमीटर में लगाते हैं, ग्लैडिएटर होता है, है ना, और ऐसा कुछ क्या करते हैं। होता है, R1 बैटरी और बटन बैटरी R2 जोड़ते हैं, R3 R4 R2
R4. है ना, तो R1 by R4 इज इक्वल टू R2 by R3। ये वाला मुझे निकालनी है, तो ये भी अपने को पता होगी, ये भी पता होगी, ये भी पता होगी, यस मैम। है ना। तो हुआ क्या, मेरे को अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। अब द प्रॉब्लम इज व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने सोल्यूशन को ऐसे रख थोड़ी सकते हैं, है ना। Yes, तो ma'am. उसका क्या तरीका है, हम लोग बनाते हैं एक कंडक्टिविटी सेल, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। सॉल्यूशन की हमको जब भी रेजिस्टेंस मेजर करनी है ना, सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन थोड़ी रख देंगे, तो हम लोगों ने उस केस में क्या किया, ऐसे कंडक्टिविटी सेल बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। पायरेक्स की ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में सॉल्यूशन रख दिया। अब हमको इसका लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है इलेक्ट्रोड्स का, इसकी लेंथ पता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और हम सॉल्व कर सकते हैं पहला, ठीक है। एक तो हमारा सॉल्व हो गया। कंडक्टिविटी सेल 2 तरह की होती है, एक ये वाली होती है कंडक्टिविटी सेल, और Yes, एक ma'am. ना कंडक्टिविटी सेल ऐसे भी बना देते हैं। अपना नॉर्मल बीकर लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और ये बीच में अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रख दिया जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, और इसको ना अब आगे व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे भी Yes, हम sir. लोग कंडक्टिविटी सेल बना सकते हैं। तो हमारी पहली समस्या जो थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज में सॉल्यूशन को कैसे लगाएं, तो कंडक्टिविटी सेल बनाकर लगा, पहली हमारी समस्या सॉल्व हो गई कि सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो हम ऐसा कंडक्टिविटी सेल यूज कर लेंगे, ओके। Yes, ma'am. दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग डीसी करंट भी यूज कर सकते हैं। डीसी करंट अगर हम यूज करते हैं तो वो इट कॉजेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की ना इलेक्ट्रोलिसिस वो इस तरह, हमें इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए होती है, NaCl ब्रेक करना है Na+ और Cl- में, जिससे कि अपनी कंडक्टेंस हो, ठीक है। पर वो इस तरह करता है कि बहुत ज्यादा ना कॉम्पोजिशन ही हमारा चेंज कर देता है सॉल्यूशन का। डीसी सप्लाई इज नॉट फिट, तो उसके लिए हम लोग एसी सप्लाई यूज करते हैं, एसी सप्लाई यूज करते हैं। और एसी के अंदर आप लोग बच्चों को पता होगा, मतलब आप लोगों को ज्यादा पता हो कि सिंपल गैल्वेनोमीटर के अंदर एसी नहीं यूज कर सकते हैं, शायद एसी करंट नहीं यूज कर सकते हैं, Yes, ma'am. है ना। रिफ्लेक्शन उसके लिए जो है ना अलग टाइप का डिटेक्टर यूज करते हैं, ईयरफोन एज अ डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है बच्चों, मुझे एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है इसके अंदर, लेकिन ईयरफोन एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड्स को हम लोग फ्रेशली कोट करते हैं विद प्लैटिनम ब्लैक बिफोर यूज, जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी भी इलेक्ट्रोलिसिस ना हो, मतलब उनका भी डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। Yes, ma'am. ये सब थ्योरी पार्ट है, ज्यादा अपने से रिलेटेड नहीं है। ये मेरे को बुक में मिला था तो मैंने लिख दिया था कि ईयरफोन्स का डिटेक्टर यूज करना है, कि गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करते इसी सप्लाई। अच्छा, तो हमारी दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हम लोग डीसी की जगह एसी करंट यूज करेंगे और कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे। एक और होती है प्रॉब्लम, वो है कि वाटर की वजह से भी कंडक्टेंस हमारी ऐड हो सकती है, क्योंकि वाटर भी तो H+OH- में डिसोसिएट हो सकता है जब भी Yes, हम ma'am. लोग करंट पास करेंगे, तो हम लोग वाटर की वजह से भी ना हमारी कुछ कंडक्टेंस होती है। तो इसलिए हम लोग जब भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो स्पेशली प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं जिसकी खुद की कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी वाटर, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग बेसिकली वाटर की कंडक्टेंस की जो, मुझे भी NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, तो उसके अंदर वाटर की भी कुछ कंडक्टेंस की वैल्यू आ सकती है ना, सिर्फ अकेले Yes, ma'am. NaCl के साथ। तो हम लोग एक स्पेशल कंडक्टिविटी वाटर यूज करते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है बच्चों, सिंपल जस्ट थ्योरी का टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही लिख रखा है, एक सिंगल लाइन ही मेंशन्ड है बुक में कि कंडक्टिविटी वाटर यूज करते हैं, जिसकी हम मान के चलते हैं कि उसकी खुद की कंडक्टेंस बहुत ही कम है, तो जिससे कि हमको प्योर NaCl की या जो प्योर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सके, ओके। Yes, Yes, ma'am. कंडक्टिविटी वाटर हम लोग यूज करते हैं। इसको अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट किया, और फिर ये वाली हमारी अननोन है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम लोग अपनी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस निकल गई तो कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कप्पा सब कुछ हमारी
सॉल्व हो जाएगी। ओके यस मैम। यस मैम। अभी एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो प्लीज। कोई सॉल्यूशन है जिसकी आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, ठीक है, 0.05 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, इसका अंदर डायमीटर ऑफ अ कॉलम, ऐसे करके समझो आप, मैम 5.55 into 10 power 3 3 0.05 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और लेंथ जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालो, एंड यू हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों डायमीटर दे रखा है, आई होप आप लोग ये वाली चीज ऐसे करके कर लोगे, मैम रेडियस हिंदी में बता निकालोगे दो। और फिर पाई आर स्क्वायर करोगे, यस मैम। है ना, एरिया के लिए। मैम रो आ रहा है 1.742 ओम मीटर। एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक करो बेटा दोबारा से। बच्चों रेडियस आ गया 1/2 सेंटीमीटर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, मैम वो मैक्सिमम मैम 87 आ रहा है मैम। 87 अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इज करेक्ट, 87.135 एग्जैक्ट Yes. वैल्यू है। यस मैम। यस मैम। बच्चों मेरा ये लिखना रह गया, किसी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस Yes, ईयर में ma'am. कहीं भी में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। आई हैव फॉरगॉटन Ma'am, टू मेंशन द ईयर, कौन से ईयर में आया था, कौन से एग्जाम में आया था। मैम कप्पा भी निकालना है मैम। हाँ, अगर रेजिस्टिविटी निकल गई तो कंडक्टिविटी निकल जाएगी। यस मैम। कप्पा इज इक्वल टू 1 1 बाय रो, रो। यस मैम। 1 बाय 87। यस मैम। मैम लगभग 1 के 1 आएगी लगभग। 0.011 यस मैम। और मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। क्या कोई है जिसको समझ में नहीं आया, मैं एक बार बाय स्क्रैच सॉल्व कर दूं? मैम आ गया। आगे वो बच्चा somebody raise your hand, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ समझने का है, जो चाहेगा कि मैं एक बार सॉल्व कर दूं पेन पेपर पे ठीक से। सबको क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। PMT 2016 का क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। मैम वाले क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेना था मैम। हाँ, डन मैम। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट चाहिए, एटलीस्ट नहीं, मैम। आंसर्स नोट डाउन कर लो, जिससे कि हम आप कर जब लिया। से एक बार सॉल्व करोगे तो मैम आपको कर लिया। है ना। हम कर लिया मैम। 0.5 मोल
DMQ molar conductivity of मैम 0.5 है। एक बार चेक करो, ये मैम पूछा है 0.5 मोलर और यहाँ लिखे 5.76 इंटू 10⁻⁻3। मैम ऑप्शन बी। बॉम्बे यस मैम। करेक्ट। बाकी जन भी ट्राई करो प्लीज। मैम ऑप्शन बी। बॉम्बे सबका आ गया। निशांत, सागर, यस मैम। अनन्या हुआ सॉल्व। मैम मैंने वो वाला क्वेश्चन भेज दिया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ठीक है। अभी टाइम बचा तो अभी कर लेंगे। मैं थोड़ा चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा टॉपिक ये वाला चैप्टर फिनिश करवा दूं, और अगर टाइम नहीं बचा तो मैं तुमको सोल्यूशन पेन पेपर पे सॉल्व करके फिर भेज दूं, ठीक है? मैम सबका हुआ बच्चों? आया? देखो यहाँ पे Yes, क्या होता है, यूनिट्स याद रखनी है। ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, इसका मतलब कप्पा गिवन है 5.76 इंटू 10⁻⁻3 और मोलारिटी अपने को पता है 0.5 मोलर। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। बहुत ही Bombay स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना? यस मैम। yes मैम 0.2 मोलर सॉल्यूशन। उधर नहीं दिख रहा, 50 उधर ohms नहीं है। दिख रहा मैम। 50 ohms रेजिस्टेंस है जब सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.2 मोलर, ठीक है? और जो रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है 1.4 सीमेंस मैम यही वाला मैम, क्वेश्चन था। यही वाला क्वेश्चन भेजा है? यस मैम। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वाला सॉल्व हो रहा है फिर। ये वाला जेई 2014 का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे मैं लिखना भूल गई। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यस अब मैम ये क्या है? 15 ओम मैम। रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट is 280 ohm. Molar conductivity of this solution 0.5 molar solution of electrolyte is, options हैं 5 into 10⁻⁻4, 5 into 10 to the power -3, 5 into 10⁻3, 5 into 10 का स्क्वायर। बच्चों ये वाला जेई 2014 का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सुनो क्वेश्चन को और फिर खुद से ट्राई करो। और आप सोचो कि वाकई में बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग इतना सारा डेटा देखकर घबरा जाते हैं कि तो कितनी सारी चीजें दे रखी है, कैसे होगा, और हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो उसी की सेंस में बता रही हूँ बच्चों, कितना आसान मैम क्वेश्चन है इनमें ये सब वाला। में मैम रो एक सब एक ही होगा ना मैम? रो इक्वल होगा सब में? नहीं, वही तो चेंज होएगा जब भी मैम हमने सॉल्यूशन की मोलारिटी चेंज कर दी तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सब चेंज हो जाएगी। पर हमारी सेल कांस्टेंट जो है G स्टार सिग्मा L/A वो सेम Yes. रहेगा। देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझता है, सिंपल हिंदी में पहले क्वेश्चन को समझता है फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्व करना बहुत आसान है, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैथ्स तो आप सब लोग करने जानते हैं, मुझे पता है। मैंने ना एक सॉल्यूशन लिया जो कि 0.2 मोलर है इधर, तो मैंने ये जाना जब भी 0.2 मोलर सॉल्यूशन है ना, उसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है? तो हमारा 0.2 मोलर अपना सॉल्यूशन है, उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है? उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टिविटी ना,
जैसे Yes, ma'am. रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि आईयूपीएससी ने बोला है रेजिस्टिविटी मत यूज करो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज करो। कंडक्टिविटी कप्पा मत यूज करो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूज करो। मतलब कप्पा तो सिंबल है, वो तो यूज करोगे, लेकिन कंडक्टिविटी की जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज करो। और आपको देखकर यहाँ पे चमक जाएगा कि सीमेंस मीटर इनवर्स मतलब कप्पा है ना। तो कोई सोल्यूशन है उसकी, जब इतना ही टॉपिक पे ध्यान देना, इतने ही पार्ट पे, जब 0.2 मोलर सॉल्यूशन लिया तो उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है और कप्पा इतना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये तो हमारा पहले हमने ऐसे किया था। अब हमने सॉल्यूशन दूसरा ले लिया, मतलब उसी इलेक्ट्रोलाइट का 0.5 मोलर वाला सॉल्यूशन ले लिया। जब 0.5 मोलर वाला सॉल्यूशन लिया ना, तो उसकी रेजिस्टेंस आई 280 ओम। ये तो हमको पता ही है, मोलारिटी चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो ही जाएगी। तो मोलारिटी चेंज करी, रेजिस्टेंस हो गई 280 ओम। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, अगर इधर R 50 है तो G कितना हो जाएगा? 1/50। 1/50। ठीक है, Yes, यही होता है ma'am. ना, Yes, रेजिस्टेंस 50 है तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। ये सिंबल्स याद रखना, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, और G हो जाएगा 1/R यानी 1/50। करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, ये हो गया, G 1/R हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? कप्पा। Yes, ma'am. तो कप्पा है 1.4 मीटर इनवर्स। Meter inverse. अब एक बात बताओ, अगर ये सीमेंस मीटर इनवर्स है, हमको मीटर में अच्छा नहीं लगता ना। हमने जब No, मोलर ma'am. कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, सब में हमने बोला ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही लेना है। Yes, ma'am. मैम तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1.4 into 100 या 1.4 डिवाइड बाय 100? डिवाइड बाय Divide. I mean two में होगा. डिवाइड बाय 100। सीमेंस मीटर इनवर्स है, पक्का डिवाइड बाय 100। यस No, मैम। ma'am. मैम Ma'am नहीं. 1.4 Siemens meter inverse is equal to 1.4 Siemens upon meter into 100, sorry, 1 meter upon 100 सेंटीमीटर। मीटर से मीटर कट गया तो 1.4 upon 100 Siemens सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. अभी तो किसी को डाउट नहीं ना? जिस बच्चे ने कहा था कि वो into 100 करना है, क्लियर ना? यस मैम। ओके, तो ये हो गया हमारा 1.4 upon 100 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब कप्पा पता है, जी पता है, हमारा रिलेशन क्या होता है कप्पा जी जी स्टार वाला? कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कप्पा अपॉन जी इज इक्वल टू जी स्टार। कप्पा है 1.4 अपॉन 100 और जी है 1/50। ऐसा कुछ आ रहा है? Yes, ma'am. जी स्टार निकल गया अपना, और जी स्टार ये सेंटीमीटर इनवर्स में निकलेगा। Yes, ma'am. चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट्स के अंदर ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पर था सीमेंस पर सेंटीमीटर, और ये रेजिस्टेंस की तरह पूरी यूनिट्स मालूम है वही वाली। तो इसका ये आएगा आंसर। चलो, Ma'am 0.7 लग. कितना आ रहा है बच्चों? 0.7. 0.7 आ रही वैल्यू। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। तो ये अपना निकल गया जी स्टार 0.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। ओके, हमारी कंडक्टिविटी सेल सेम रहेगी, मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है ना? अब ये देखो कितना आसान हो गया। रेजिस्टेंस दे रखी है 280 ओम, मोलारिटी है 0.5। अगर रेजिस्टेंस 280 दे रखी है
मैं यहाँ पे लिखी हूँ डेटा। अब रेजिस्टेंस है 280 ओम, मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। जी स्टार हमने निकाला था कितना 0.7, 0.7। 0.7, और क्या दे रखा है उसके अंदर क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस हो गई 280, मोलैरिटी, बस और तो कुछ नहीं दे रखा है ना। नो मैम, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन सेम इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा पापा into 1000 अपॉन मोलैरिटी, यस मैम, है ना। मोलैरिटी अपने को पता है 1000 तो पता ही है, नया कप्पा नहीं पता है क्योंकि मोलैरिटी Yes. चेंज हुई तो कप्पा चेंज हो गया। यस कप्पा मैम, का फॉर्मूला होता है K is equal to G G स्टार जी की जगह क्या लिखूं 1/2, 1 by 280 280, और जी स्टार अपना 0.7। 0.7 तो नया 0.7, कप्पा निकल गया। ये किसकी Yes, वैल्यू yes. थी, ये सॉल्व कर लेना। हाँ यहाँ पे लिखो डायरेक्टली वैल्यू, कप्पा आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे कर ही देती, चलो 1/280, 7/10, 7 1 जा 7 4 जा, तो ये हो गया 1/400, यस मैम, है ना। 1/400 इंटू 1000 और मैम 5 आ मोलैरिटी रहा है है 0.5, मैम, 5 आ रहा है 5/10, तो 2 0 कट गए, ऑप्शन ये आ गया 100/4 इंटू 5, क्या 5 4 जा 25 आ रहा है क्या आंसर। यस Yes मैम, ma'am. 5 में सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन ऑप्शन है क्या 5, मैम ऑप्शन में यूनिट्स होगी, यहाँ गड़बड़ हुई है। यूनिट्स यूनिट में मैम, ऑप्शन की। एक सेकेंड रुको प्लीज। अच्छा मीटर यूनिट मेरे पास लिखी भी नहीं है। मैम ऑप्शन डी सागर होगा, क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर किया है कि उस पे किया है। मैं बताता हूँ, रुको। क्वेश्चन में हाँ मिल गया क्वेश्चन। मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में था, यूनिट्स बच्चों मीटर स्क्वायर है, यस मैम, ठीक है मीटर मैम स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी मैम, अरे मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 10⁴ नहीं होना चाहिए, यस मैम, 5। ऑप्शन ए होगा मैम, पे ऑप्शन ए होएगा क्योंकि यहाँ Yes, पर हो ma'am. गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये निकला अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1/10 और पावर, सेंटीमीटर को लिख देंगे 1/100। इसको Yes, नेक्स्ट ma'am. पेज पे कर देती हूँ। अच्छा चलो 5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमको जो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों वो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में पूछा है, ठीक है। यस तो मैम, 5 सीमेंस और मोल इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख देते हैं 1/, अच्छा चलो ऐसे ही लिखते चलो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर से, तो ये हो गया 5 सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, और ये बचा 5 इंटू 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल, मोल इनवर्स, ठीक है। यस क्या ये सबको समझ में आया। यस मैम, यस मैम, No ma'am. मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। मैं वापस फर्स्ट पेज पे चलूँ, जहाँ पर क्वेश्चन लिखा था। Yes ma'am. Yes. वो जो क्वेश्चन के अंदर ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे जरूरी फॉर्मूला इज कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार, ठीक है। उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी अपनी, वो सिंपली Yes, सबसे ma'am. अपना अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा अब इसके मैम अंदर इस क्वेश्चन
मैम उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछला क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ, अरे वो मैं दे दूंगी, चिंता मत करो। पहले वाला क्वेश्चन समझा दो जिस बच्चे का डाउट था, वो Yes, मैं दे ma'am. दूंगी आ गया मतलब। समझ में। अच्छा, वो एक ने कहा था ना किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जिसको Yes, रिपीट कर, है ना? हाँ मैंने हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, मैं सोल्यूशन पूरा रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसकी हमने रेजिस्टेंस मेजर करी 50 ओम है, और वो जो सॉल्यूशन है ना उसकी मोलारिटी है 0.2 मोलर, और हमको ये पता है कि उसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि जो कप्पा है, कप्पा की वैल्यू है 1.4 सीमेंस मीटर मीटर इनवर्स। इन बार। अब उसी इलेक्ट्रोलाइट की ना हमने मोलारिटी भी चेंज कर दी, फिर नई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी, और अब फिर वो बाद में वो मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। पहले इतने पोर्शन को ध्यान दो, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है और कप्पा पता है तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो, क्योंकि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कप्पा की वैल्यू गिवन है, यस मैम। ये रेजिस्टेंस है, मतलब आर इज इक्वल टू इतना है, तो जी होता है ना 1/r, तो हमको Yes, जी ma'am. भी पता है 1/50, है ना? Yes, ma'am. तो हमको Yes, ma'am. कप्पा भी पता है, जी पता है, तो सेल कांस्टेंट निकल गया जी स्टार, जो सेल कांस्टेंट है मतलब L/A। अब हमने ना कंडक्टिविटी सेल तो सेम ही रखते हैं एक्सपेरिमेंट में, हमारे पास इतने लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कभी भी जो ना सेल कांस्टेंट अपना कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। किसी की लैब में ऐसे नहीं होता, हमारा एकदम इकोनॉमिकल चलता है कि लैब के अंदर आप जाओगे तो एक ही कंडक्टिविटी सेल प्रेजेंट होगी, ऐसे नहीं कि बार बार अलग अलग सेल ना डाल रहे तो सेल कांस्टेंट भी चेंज करे, नहीं। इसलिए हम लोगों ने L/A जो सेल कांस्टेंट है वो वाला, तब जो 5 चीजें पढ़ी थी, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टेंस G, कंडक्टिविटी कप्पा और सेल कांस्टेंट G स्टार। तो अपना G स्टार हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसके लिए हमने G स्टार निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लिया। कैसे? यूजिंग द फॉर्मूला कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो हमारा G स्टार निकल गया, यानी कि सेल कांस्टेंट निकल गया। यहाँ पर समझ में आया? Yes, ma'am. क्योंकि सेल कांस्टेंट निकल गया, उसके बाद बच्चों आसान हो जाएगा। दोबारा से हमने जब उसी इलेक्ट्रोलाइट का 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिया ना, तब रेजिस्टेंस आई 280। तो अब मैं कप्पा निकाल सकती हूँ, कप्पा तो चेंज कर जाएगा ना, कंडक्टिविटी तो चेंज करेगी ना, जब भी Yes, हम ma'म. मोलारिटी चेंज कर रहे हैं तो, है ना? Yes, ma'am. तो कप्पा अपना चेंज किया, लेकिन कप्पा निकालना आसान है। अगेन कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार, कब Yes, से ma'am. एक ही वो फॉर्मूला बोल रही हूँ। अभी हमको इस वाले केस के लिए कप्पा जो नया निकालना है, कप्पा 2 बोल देते हैं, G जी star. तो जी स्टार, जी Yes, अपने ma'am. को पता है 1/280, और Yes, जी स्टार ma'am. निकला था 0.7, 0.7. है ना? तो अपना कप्पा निकल जाएगा ना, नया कप्पा निकल गया, Yes, ma'am. नया वाला Yes, कप्पा ma'am. निकल गया। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने को पूछा है, Kappa कप्पा into 1000 on और molarity. मोलारिटी भी पता है आपको, 1000 तो पता ही ऑफ कोर्स, और कप्पा आया समझ में? Yes, ma'am. और यूनिट्स का खेल है, अगर आप देखो तो हमें यूनिट कन्वर्जन बच्चों इधर भी करनी पड़ी थी, क्योंकि Yes, यहाँ ma'am. पर सीमेंस मीटर इनवर्स दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वहाँ पे कप्पा into 1000 बाय Centimeter मोलारिटी inverse. सारी की सारी सेंटीमीटर के ऊपर ही लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी Yes, मीटर ma'am. लंबी जितनी कंडक्टिविटी सेल नहीं हो सकती लैब में, सब कुछ सेंटीमीटर में अपन यूज करते हैं, ठीक है? तो Yes, इसलिए ma'am. आया समझ में? मैं वाला Yes, क्वेश्चन ma'am. दिखाऊं, एक बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं यहाँ Yes, से बाहर ma'am. निकल लूं? Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन था, Yes, ma'am. इसमें बच्चे इसका आंसर ऑप्शन बी है, बॉम्बे था। हाँ Bombay. बॉम्बे। डन? Done, ma'am. Yes, ma'am. आज ना टाइम कम बचा है, तो एक ये वाला टॉपिक जो एक्चुअली मेन था आज की क्लास में, मैं सोच रही थी कोलरॉश लॉ और वो सारी चीजें कवर करवा पाऊं, तो हमारा ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अंदर हमने ये डी बाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन, और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलरॉश लॉ, और कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशंस। कोलरॉश लॉ बहुत आसान है और उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, नीट में तो आता ही आता है, एकदम डायरेक्ट, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन आता है। कोलरॉश लॉ और अपनी बैटरीज, लेक्लांचे सेल, मतलब अलग अलग बैटरीज हम लोग यूज करते हैं। घड़ी जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर लंबी वाली सेल यूज करते हैं, रिस्ट वॉच के अंदर जो है छोटी सी वो मर्करी वाली यूज करते हैं।
वो दोनों रिचार्जेबल नहीं होती है कि रिमोट की सेल जो हमें फेंकनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी ही जो रिचार्जेबल भी होती है, जैसे फोन की बैटरी या फिर जो कार के अंदर वो जो इन्वर्टर्स के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो रिचार्जेबल होते हैं। यस मैम। तो वो वाली बैटरीज है, वो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें कुछ ज्यादा, लेकिन वो उसका ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी मैंने नोट्स बना के रखे, तो वो मैं बच्चों इकट्ठे पूरा पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी। चैप्टर Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास में अपना ये वाला फिनिश हो जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी